नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। हमारे पास एक इंजीनियरिंग टेक्स्ट का हिस्सा है जो डिटर्मिनेंसी, इनडिटर्मिनेंसी और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जैसी चीज़ों पर बात करता है। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हमारा काम है इन आइडियाज़ को थोड़ा आसान बनाना, समझना कि कोई स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई पुल या बिल्डिंग, वजन कैसे सहता है, और ये सब जानना इंजीनियर्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये शब्द डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, इनका असली मतलब क्या है? क्या ये बस मुश्किल तरीके से सिंपल और कॉम्प्लेक्स कहने का तरीका है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, पर थोड़ा और टेक्निकल है इसमें। देखिए, मेन फर्क ये है कि क्या हम स्ट्रक्चर पर लगने वाले सारे फोर्सेस और रिएक्शंस को सिर्फ बेसिक फिजिक्स के नियमों से, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से पता लगा सकते हैं या नहीं। अच्छा। जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम, उनके लिए हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फिक्स्ड बीम या कंटिन्यूस बीम, उनमें अननोन्स, मतलब जो हमें पता नहीं है, जैसे सपोर्ट रिएक्शंस या अंदर के फोर्सेस, वो इन बेसिक इक्वेशंस से ज्यादा होते हैं। ओह, ओके। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें और जानकारी चाहिए होती है। एक्स्ट्रा इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस वो क्या होती हैं? हाँ, वो इक्वेशंस जो स्ट्रक्चर कैसे डिफॉर्म होगा या मुड़ेगा, उससे जुड़ी होती हैं। अच्छा, तो इनडिटर्मिनेट मतलब ज्यादा अननोन्स। और आपने स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का जिक्र किया था, उसमें ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या चीज है? इनको अलग अलग क्यों देखते हैं? बढ़िया सवाल। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसे हम डीएस कहते हैं, वो हमें यही बताती है कि कितने एक्स्ट्रा अननोन फोर्सेस हैं। और हाँ, इसे दो हिस्सों में बांटना समझने में आसानी होती है। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी यानी डीएससी, ये सिर्फ बाहरी सपोर्ट रिएक्शन से जुड़ी है। सोचिए, एक 2D स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए हमें कम से कम 3 सपोर्ट कंडीशंस चाहिए, है ना? 2 डायरेक्शंस में फोर्स और एक मोमेंट। हाँ। तो अगर हमारे पास 3 से ज्यादा अननोन सपोर्ट रिएक्शंस R हैं, तो DSC इक्वल्स टू R-3 हमें बताता है कि कितने एक्स्ट्रा हैं। अच्छा। 3D में यही चीज 6 हो जाती है, R6, क्योंकि वहां 6 बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं। समझ गए। और इंटरनल? हाँ, तो इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो है, वो स्ट्रक्चर के अंदर की बनावट, मतलब मेंबर्स कैसे अरेंज्ड हैं, उस पर डिपेंड करती है। जैसे एक सिंपल बीम है, वो इंटरनली हमेशा डिटर्मिनेट होती है, लेकिन ट्रस या फ्रेम में मेंबर्स और जॉइंट्स के बीच एक खास रिलेशन होता है। जैसे एक 2D ट्रस में स्टेबल रहने के लिए कम से कम M इक्वल टू 2J 3 मेंबर्स चाहिए। अच्छा, M इक्वल टू 2J3। हाँ, अगर मेंबर्स इससे ज्यादा हैं तो स्ट्रक्चर इंटरनली इनडिटर्मिनेट हो जाता है, मतलब DSI इक्वल टू M 2J3। ये जो एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, वो एक तरह से स्ट्रक्चर को और मजबूती देते हैं। इसको हम रिडंडेंसी भी कहते हैं। रिडंडेंसी? हाँ, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट जैसा। बिल्कुल। अगर एक मेंबर फेल भी हो जाए तो लोड कहीं और ट्रांसफर हो सकता है। समझ गए। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हुई फोर्सेस के अननोन से जुड़ी हुई, ठीक है। तो फिर ये काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी, या जिसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, हाँ, डीके, ये क्या है? इसका मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट से क्या लेना देना है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जहां स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फोर्सेस पर फोकस करती है, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी डीके स्ट्रक्चर के जॉइंट्स के पॉसिबल इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स या डिस्प्लेसमेंट्स पर। मूवमेंट, ओके। हाँ, इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। मतलब स्ट्रक्चर का हर जॉइंट कितनी तरह से आज़ादी से हिलडोल या घूम सकता है। जैसे मान लीजिए एक 2D रिजिड फ्रेम है, उसमें हर जॉइंट 3 तरह से मूव कर सकता है, X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, और घूम सकता है थीटा Z। तो 3 DOF हो गए हर जॉइंट पर। ठीक है। लेकिन एक 2D ट्रस का जो पिन जॉइंट होता है, वो सिर्फ X और Y डायरेक्शन में मूव कर सकता है, घूम नहीं सकता। तो उसके 2 DOF हुए। अच्छा। तो ये टोटल DOF जानने से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए कितने डिस्प्लेसमेंट अननोन्स होंगे। ये स्टिफनेस मेथड जैसी एडवांस्ड एनालिसिस टेक्निक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस, फोर्सेस की, मूवमेंट्स की, आखिर ये स्टेबिलिटी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? मतलब क्या स्टेबिलिटी सबसे पहली चीज़ नहीं है जो हमें देखनी चाहिए?
हाँ बिल्कुल, स्टेबिलिटी तो आप कह सकती हैं सबसे फंडामेंटल जरूरत है। स्टेबिलिटी ही ये पक्का करती है कि स्ट्रक्चर लोड लगने पर गिरेगा नहीं या अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। सही। और इसके भी, जैसे आपने कहा, दो पहलू हैं। एक है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर पूरा का पूरा अपनी जगह पर टिका रहे, हिले डोले नहीं, घूमे नहीं, एक रिजिड बॉडी की तरह। ठीक है। इसके लिए सही नंबर में और सही जगह पर सपोर्ट रिएक्शंस चाहिए। जैसे 2D में कम से कम 3 रिएक्शंस जो ना पैरेलल हो, ना एक ही पॉइंट पर मिले। और इंटरनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि स्ट्रक्चर की अंदरूनी बनावट ऐसी हो कि वो अपना शेप बनाए रखे। ऐसा ना हो कि उसका कोई हिस्सा दूसरे हिस्से के रिस्पेक्ट में मूव कर जाए। जैसे ट्रसेस में इसका मतलब होता है ट्रायंगल्स बनाना, क्योंकि ट्रायंगल एक रिजिड शेप है, वो आसानी से डिफॉर्म नहीं होता। अच्छा, हाँ। अगर मेंबर्स कम हुए, जैसे 2D ट्रस में m अगर 2G-3 से कम है, या फिर अरेंजमेंट ऐसी हो जो आसानी से कोलैप्स हो जाए, जैसे 3 हिंज एक ही लाइन में आ जाएं, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, तो स्ट्रक्चर इंटरनली अनस्टेबल होगा। वो एक मैकेनिज्म बन जाएगा, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। और किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से स्टेबल होना जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अक्सर ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें वो रिडंडेंसी होती है जिसकी हमने बात की थी। एक्स्ट्रा मेंबर्स या सपोर्ट्स होते हैं। अगर एक रास्ता फेल हो जाए लोड के लिए, तो दूसरा रास्ता होता है। अच्छा तो ज्यादा अननोन्स होने का ये फायदा भी है। बिल्कुल। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी हमें ये बताते हैं कि स्ट्रक्चर का एनालिसिस कितना सीधा या जटिल होगा। हाँ, जबकि स्टेबिलिटी ये पक्का करती है कि वो स्ट्रक्चर सेफ है भी या नहीं। सही। स्टैटिक का लेना देना फोर्सेस से और काइनेमैटिक का लेना देना मूवमेंट से। एकदम सही कहा आपने। और ये सिर्फ अकादमिक बातें नहीं है, ये थ्योरी नहीं है सिर्फ, ये असली दुनिया के डिजाइन्स, पुल, इमारतें, टावर, उनकी सेफ्टी और उनके डिजाइन का बेसिस हैं। ये समझना कि स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं और वो कितना इनडिटर्मिनेट है, ये एक अच्छे, एफिशिएंट और सेफ डिजाइन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। क्या किसी स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा, मतलब हाईली इनडिटर्मिनेट बनाना हमेशा बेहतर होता है, या फिर क्या उससे बेवजह की कॉम्प्लेक्सिटी और शायद कॉस्ट भी बढ़ जाती है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लगता है इंजीनियर्स को हमेशा परफॉर्मेंस, सेफ्टी और इकोनॉमी, इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस खोजना पड़ता है। बिल्कुल, यही इंजीनियरिंग है। चलिए, इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग की एक बहुत ही आम लेकिन काफी मजबूत बनावट पर बात कर रहे हैं, कैंचिया यानी ट्रस। हाँ, ट्रस पुलों और छतों में खूब दिखते हैं ये। बिल्कुल। तो हमें कुछ जानकारी मिली है कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं और इंजीनियर इनका विश्लेषण कैसे करते हैं। आज कोशिश रहेगी कि इस जानकारी की तह तक जाएं। ट्रस क्या है, टिकते कैसे हैं और इनके अंदर के बल वो कैसे पता लगते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये ट्रस आखिर चीज क्या है? मतलब सिर्फ डंडियों का जाल? हाँ, दिखने में तो ऐसा ही लगता है, पर ये बहुत सोच समझ कर बनाया गया जाल होता है। ट्रस मतलब पतले सीधे मेंबर होते हैं जिन्हें किनारों पर जोड़ा जाता है। किनारों पर, पिन से? हाँ, अक्सर पिन से। और सबसे खास बात है इनका त्रिकोण वाला डिजाइन। सदस्यों को त्रिकोण के आकार में जोड़ने से ये बहुत स्थिर हो जाते हैं। अच्छा, त्रिकोण। हाँ, एक इकाई की तरह काम करते हैं। फिर ये सामग्री में ये भी था कि इनकी किफायती स्पेसिंग, मतलब मेंबर्स के बीच की दूरी अक्सर L4 से L5 होती है। L4 से L5? L मतलब पूरी लंबाई? हाँ, ट्रस की कुल लंबाई का चौथा या पांचवां हिस्सा। ये एक तरह का अंदाजा है कि कितनी दूरी पर मेंबर लगाने से मजबूती और वजन का सही संतुलन बनता है। लेकिन त्रिकोण ही क्यों? चौकोर या कुछ और क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। देखिए, त्रिकोण अपने आप में एक कठोर आकार है, आप उसे आसानी से दबाकर पिचका नहीं सकते। हाँ, बात तो सही है। जबकि एक चौकोर फ्रेम को आप आसानी से तिरछा कर सकते हैं, है ना? तो यही त्रिकोण वाली कठोरता पूरे ट्रस को मजबूती देती है। समझ गया। त्रिकोण इक्वल्स टू स्थिरता। पर क्या कोई गणित का तरीका है पक्का करने का कि डिजाइन स्थिर है भी या नहीं? बिल्कुल है। इसके लिए हम देखते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की डिग्री। मतलब क्या ढांचा जरूरत से ज्यादा मजबूत है या कमजोर तो नहीं। अच्छा, वो कैसे? एक सूत्र है, सामग्री में दिया था, ds = m + r2j। ds = m + r2j। हाँ,
यहाँ M है मेंबर्स की गिनती, R है सपोर्ट पर कितने रिएक्शन लग रहे हैं और J है जोड़ों की संख्या। ठीक है, M, R और J। इस सूत्र से पता चलता है कि ट्रस्ट कैसा है। 3 हालतें हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहली, अगर M = 2J-3 है तो ट्रस्ट एकदम सही है, स्थिर है और इसे सामान्य तरीकों से हल कर सकते हैं। इसे परफेक्ट ट्रस्ट कहते हैं। परफेक्ट ट्रेस मतलब M = 2J-3? हाँ। दूसरी हालत, अगर M 2J-3 है मतलब मेंबर कम पड़ गए तो ये अस्थिर होगा, लोड पड़ने पर टिक नहीं पाएगा। ओहो, ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल। और तीसरी हालत है जब M 2J-3 हो, मतलब जरूरत से ज्यादा मेंबर लगा दिए। ज्यादा मेंबर? हाँ। तो ये तो अच्छा हुआ ना, ज्यादा मजबूत। हाँ, मजबूत तो होगा पर इसे इनडिटर्मिनेट कहते हैं। इसका विश्लेषण करना थोड़ा पेचीदा हो जाता है, सामान्य तरीकों से हल नहीं होता। इनडिटर्मिनेट, समझ गया। तो ये तो हुई स्थिरता की बात, लेकिन असल दुनिया में विश्लेषण तो और भी मुश्किल होता होगा। क्या इसे आसान बनाने के लिए कुछ मान्यता नहीं लेकर चलते हैं? हाँ बिल्कुल, विश्लेषण को करने लायक बनाने के लिए कुछ चीजें मान ली जाती हैं। ये मान्यताएं जानना बहुत जरूरी है। बताइए। पहली, कि सारे सदस्य सिर्फ किनारों पर पिन से जुड़े हैं और इन पिन में कोई घर्षण यानी फ्रिक्शन नहीं है। बिना फ्रिक्शन के पिन? असल में तो ऐसा नहीं होता होगा। नहीं होता, बिल्कुल नहीं। पर ये मानने से गणना आसान हो जाती है। इसका मतलब है कि जोड़ों पर कोई मूवमेंट नहीं लगता, सदस्य सिर्फ खिंचते हैं या दबते हैं, यानी उन पर सिर्फ अक्षीय बल आता है। अच्छा, सिर्फ अक्षीय बल, बेंडिंग नहीं। हाँ। दूसरी मान्यता कि सारे सदस्य सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं। ठीक है। तीसरी, सदस्यों का अपना वजन, उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर जब बाहर का लोड बहुत ज्यादा हो। वजन को गिला ही नहीं। हाँ। और चौथी, कि सारा लोड सिर्फ जोड़ों पर ही लगाया जाता है, मेंबर्स के बीच में कहीं नहीं। केवल जोड़ों पर लोड? अच्छा। इससे भी वही बात होती है कि सदस्य मुड़ते नहीं, सिर्फ अक्षीय बल झेलते हैं। और एक आखिरी चीज, सेकेंडरी स्ट्रेस, जो इन मान्यताओं की पूरी तरह सच न होने से पैदा होते हैं, उन्हें भी शून्य मान लेते हैं। अरे वाह, काफी सारी मान्यताएं हैं। तो मतलब असलियत में ट्रस्ट का बर्ताव थोड़ा अलग तो होता ही होगा। हाँ, थोड़ा फर्क तो आता है, पर ज्यादातर डिजाइन के लिए ये मान्यताएं काम कर जाती हैं। अच्छा, एक और चीज थी, ये सामग्री में शून्य बल सदस्य, 0 फोर्स मेंबर। ये क्या बला है? मतलब ऐसा सदस्य जिस पर कोई जोर ही नहीं लग रहा, न खिंचाव न दबाव। हाँ, ये काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। शून्य बल सदस्य वो होते हैं जिन पर मौजूदा लोडिंग कंडीशन में कोई बल नहीं होता, न खिंचाव न दबाव। तो फिर लगाई क्यों है, हटा क्यों नहीं देते? ऐसा लगता तो है कि एक विकार है, पर ये अक्सर ढांचे की स्थिरता और कठोरता के लिए जरूरी होते हैं। हो सकता है लोड बदले तो इन पर बल आ जाए। अच्छा, मतलब सेफ्टी के लिए। एक तरह से कह सकते हैं, या फिर ढांचे को उसका आकार बनाए रखने में मदद करते हैं। इन्हें पहचानने का एक नियम भी है। क्या नियम? अगर किसी जोड़ पर 3 मेंबर मिल रहे हों और उनमें से 2 एक ही सीध में हो, मतलब कोलिनियर हो, और उस जोड़ पर बाहर से कोई लोड ना लग रहा हो, तो जो तीसरा मेंबर है जो सीध में नहीं है, वो शून्य बल सदस्य होगा। अच्छा, ये तो पहचानने में आसान लगता है। हाँ, कुछ स्थितियों में काफी मददगार होता है ये नियम। ठीक है, तो हमने समझ लिया ट्रस्ट क्या है, स्थिरता कैसे जांचते हैं, मान्यताएं क्या हैं, और शून्य बल सदस्य भी। अब सबसे अहम बात, इन मेंबर्स में असली बल निकालने के तरीके क्या हैं? इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है जोड़ों की विधि या मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ जॉइंट्स। हाँ, इसमें हम एक एक जोड़ को पकड़ते हैं और देखते हैं कि उस पर लगने वाले सारे बल संतुलन में हैं या नहीं। मतलब सारे हॉरिजॉन्टल बलों का जोड़ 0, सिग्मा fx = 0, और सारे वर्टिकल बलों का जोड़ 0, सिग्मा fy = 0। हर एक जोड़ के लिए? हाँ, ये तरीका तब बढ़िया है जब हमें ट्रस्ट के सारे मेंबर्स में बल निकालना हो। हम ऐसे जोड़ से शुरू करते हैं जहां कम अनजान बल हों, अक्सर 2। ठीक है, और दूसरा तरीका? दूसरा है सेक्शन की विधि या मेथड ऑफ सेक्शंस। मेथड ऑफ सेक्शंस। ये तब ज्यादा काम आता है जब हमें सिर्फ कुछ खास मेंबर्स में बल पता करना हो, सारे में नहीं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? इसमें हम ट्रस को बीच में से एक काल्पनिक लाइन से काट देते हैं। काट देते हैं? हाँ, कल्पना में, जैसे चाकू से काट दिया हो। फिर हम कटे हुए हिस्से के एक तरफ के संतुलन को देखते हैं।
यहाँ हम तीनों समीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्मा fx इक्वल्स टू 0, सिग्मा fy इक्वल्स टू 0 और सिग्मा m इज इक्वल्स टू 0, मोमेंट का संतुलन। अच्छा, इसमें मोमेंट भी आ गया। हाँ, लेकिन ये तरीका लगाने से पहले हमें आमतौर पर बाहर के सपोर्ट रिएक्शन पता करने पड़ते हैं। समझ गया। तो ये दो मुख्य तरीके हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ट्रस त्रिकोणों से बने बहुत ही कारगर ढांचे हैं। स्थिरता के लिए गणितीय जांच है, विश्लेषण के लिए कुछ मान्यताएं हैं और शून्य बल सदस्य जैसे तत्व भी अपनी भूमिका निभाते हैं। सही कहा। और बलों को निकालने के लिए हमारे पास ये विधियां हैं, जोड़ों की और सेक्शन की। बिल्कुल, ये सिद्धांत ही हैं जिनकी वजह से हम इतने बड़े बड़े पुल और छतें बना पाते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चरल डिजाइन की बुनियाद है। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए कि ये जो आदर्श मान्यताएं हमने डिस्कस की, जैसे पिन में घर्षण नहीं, लोड सिर्फ जोड़ों पर, ये असल दुनिया में कितनी सही बैठती होंगी। और जब ये पूरी तरह सही नहीं होती, तो एक असली ट्रस के विश्लेषण में क्या नई पेचीदगियां या चुनौतियां आती होंगी? सोचने वाली बात है। सोचिए एक पुल है और उस पे से भारी ट्रक गुजर रहे हैं। अब इंजीनियर ये कैसे पता लगाते हैं कि ट्रक की ठीक किस पोजीशन में पुल के किसी हिस्से पर सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा? क्योंकि ट्रक तो लगातार चल रहा है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। यहीं पर एक दिलचस्प चीज काम आती है, जिसे कहते हैं प्रभाव रेखा आरेख या इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, मतलब ILD। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं, तो चलिए इनमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये ILD आखिर है क्या और क्यों इतने जरूरी है। बिल्कुल, प्रभाव रेखा आरेख, हाँ, ILD ये एक तरह का नक्शा समझिए। ये दिखाता है कि जब एक इकाई भार, मतलब एक यूनिट लोड, सोचिए एक स्टैंडर्ड वजन किसी संरचना जैसे कोई बीम है या पुल है, उस पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता है। अच्छा। तो उस संरचना के किसी एक खास बिंदु पर सपोर्ट रिएक्शन या शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मूवमेंट, ये सब कैसे बदलते हैं? ये मतलब चलते हुए भार के असर को समझने का एक ग्राफिकल तरीका है। ठीक है, तो ये सिर्फ साधारण बीम जैसी चीजों के लिए ही है या फिर मतलब ज्यादा जटिल ढांचों पर भी काम करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये काफी व्यापक है। ये स्थैतिक रूप से निर्धारीय संरचनाओं के लिए भी बनता है, जिन्हें हम बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और स्थैतिक रूप से अनिर्धारीय संरचनाओं के लिए भी, जो थोड़ी ज्यादा जटिल होती हैं, दोनों के लिए बना सकते हैं। तो इनका असली फायदा क्या है? मतलब प्रैक्टिकल यूज क्या है? इंजीनियर इन्हें इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, इनके कई फायदे हैं, खासकर सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिहाज से। पहला तो ये कि ILD की मदद से इंजीनियर ठीक वो जगह पता लगा सकते हैं जहां चलते हुए भार को रखने पर संरचना के किसी हिस्से में सबसे ज्यादा स्ट्रेस या फोर्स पैदा होगा। अच्छा, मैक्सिमम इफेक्ट वाली पोजीशन। हाँ, बिल्कुल, अधिकतम प्रभाव की स्थिति। डिजाइन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है ताकि स्ट्रक्चर सेफ रहे। दूसरा, एक बार ILD बन गया तो फिर किसी भी तरह का लोड हो, पॉइंट लोड हो, फैला हुआ लोड हो या कई लोड्स का कॉम्बिनेशन हो, उसके लिए किसी भी पॉइंट पर रिएक्शन, शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालना बहुत आसान और तेज हो जाता है। यानी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि लोड के चलने पर फोर्सेस कैसे बदलते हैं, पूरा पैटर्न दिखता है। बिल्कुल सही। इससे हमें गहरी समझ मिलती है कि लोड की पोजीशन बदलने पर स्ट्रक्चर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये व्यवहार की एक तस्वीर है एक तरह से। इसे और अच्छे से समझने के लिए क्या हम एक सिंपल उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ताकि ये थोड़ा और साफ हो जाए? हाँ, बिल्कुल। वो सबसे अच्छा उदाहरण है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। मान लीजिए एक बीम है जो दो सिरों A और B पर टिकी है। अब जब एक यूनिट लोड A से B की तरफ चलता है, तो सिरा A पर जो रिएक्शन है RA, उसके लिए ILD एक त्रिभुज जैसा बनता है। त्रिभुज कैसे? देखिए, जब लोड ठीक A पर होता है तो सारा भार A उठाता है, तो RA की वैल्यू 1 होती है और B पर रिएक्शन RB 0 होती है। जैसे जैसे लोड B की तरफ बढ़ता है, RA का मान एक सीधी रेखा में घटता जाता है और जब लोड B पर पहुंचता है तो RA 0 हो जाता है। अच्छा, और RB के लिए इसका उल्टा? बिल्कुल, RB का ILD भी त्रिभुजाकार होगा, लेकिन वो B पर 1 होगा और A पर 0।
इसी तरह अगर हम बीम के बीच किसी बिंदु C पर शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का ILD बनाना चाहें तो वो भी सीधी रेखाओं से बनते हैं, मतलब लीनियर सेगमेंट्स होते हैं, अक्सर ट्रेपेजॉइडल शेप के। ये सीधी रेखाओं वाली बात, क्या ये हमेशा सीधी रेखाएं ही होती हैं? और क्या इन्हें बनाने का कोई आसान तरीका है? मतलब कोई सिद्धांत, खासकर जटिल संरचनाओं के लिए? हाँ, यहीं पर मूलर-ब्रेसलाव प्रमेय आता है। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं एलिगेंट और इंट्यूटिव सिद्धांत है। मूलर? जी, ये सिद्धांत कहता है कि अगर आपको किसी संरचना में किसी बिंदु पर किसी फोर्स जैसे बेंडिंग मोमेंट या किसी रिएक्शन का ILD चाहिए, तो आप सोचिए कि आपने उस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग संरचना में एक रिलीज दे दिया है। रिलीज? मतलब जैसे अगर बेंडिंग मोमेंट का ILD चाहिए तो उस पॉइंट पर एक काल्पनिक हिंज यानी कब्जा लगा दें जो घूमने दे। अगर रिएक्शन का ILD चाहिए तो उस सपोर्ट को हटा दें और उस दिशा में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होने दें। अच्छा। अब जब आप इस रिलीज पर एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट या यूनिट रोटेशन लगाते हैं तो संरचना जिस शेप में मुड़ती है या डिस्प्लेस होती है, जिसे डिफ्लेक्टेड शेप कहते हैं, वही शेप, वही कर्व उस फोर्स या रिएक्शन के ILD का शेप होता है। अरे वाह, मतलब संरचना एक तरह से खुद ही अपना ILD बनाकर दिखा देती है। हाँ, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल यही। और ये सिद्धांत निर्धार्य और अनिर्धार्य दोनों तरह की संरचनाओं पर लागू होता है। निर्धार्य संरचनाओं के लिए ये डिफ्लेक्टेड शेप सीधी रेखाओं वाला होता है, इसीलिए उनके ILD लीनियर होते हैं। और अनिर्धार्य के लिए? अनिर्धार्य संरचनाओं के लिए डिफ्लेक्टेड शेप कर्व्ड होता है, तो उनके ILD भी वक्रीय यानी कर्व्ड होते हैं। ये असल में मैक्सवेल के रेसिप्रोकल थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है। एक और छोटी मगर जरूरी बात, रिएक्शन और शेयर फोर्स के ILD की जो वैल्यूज होती हैं, ऑर्डिनेट्स, वो डायमेंशन लेस होती हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा। हाँ, लेकिन बेंडिंग मोमेंट के ILD की वैल्यू की डायमेंशन लेंथ होती है, जैसे मीटर, क्योंकि मोमेंट खुद फोर्स गुणा दूरी होता है ना। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव रेखा आरेख सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि ये मूविंग लोड्स के असर को समझने और मापने का एक बहुत शक्तिशाली इंजीनियरिंग टूल है। बिल्कुल। पुलों, क्रेन गर्डरों और ऐसी कई संरचनाओं के डिजाइन के लिए ये बहुत जरूरी हैं। और ये मुलर-ब्रेसलाव प्रमेय हमें इन आरेखों के आकार को समझने का एक गहरा और इंट्यूटिव तरीका देता है। सही कहा। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हमने सरल धरनों की बात की, लेकिन वास्तविक दुनिया में और कौन सी जटिल संरचनाएं या स्थितियां हो सकती हैं? शायद एरोस्पेस में या बायोमैकेनिक्स में सोचें, जहां चलते हुए या बदलते हुए भारों के प्रभावों का सटीक विश्लेषण करने के लिए इसी तरह के सिद्धांतों का उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग के दो कमाल के स्ट्रक्चर्स पर बात करने वाले हैं। सस्पेंशन ब्रिज, उनके केबल्स और मेहराब यानी आर्च। हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल एनालिसिस टेक्स्ट हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये विशाल चीजें आखिर खड़ी कैसे रहती हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इनके पीछे के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझना, ये काम कैसे करते हैं, इनके जरूरी हिस्से क्या हैं और फोर्स यानी वजन इनसे गुजरता कैसे है। खासतौर पर ये देखेंगे कि इतनी लंबी लंबी दूरियां पाटने में ये कैसे मदद करते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। ठीक है। सबसे पहले सस्पेंशन ब्रिज। टेक्स्ट में लिखा है कि ये खासकर तब यूज होते हैं जब स्पैन मतलब दो सपोर्ट्स के बीच की दूरी 200 मीटर से ज्यादा हो, जैसे बड़ी नदियों या घाटियों पर पुल बनते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और इनकी सबसे खास बात है इनका वजन संभालने का तरीका। सोचिए, पुल पर जैसे कोई गाड़ी आई, उसका वजन पहले डेक पर मतलब सड़क वाले हिस्से पर पड़ता है, फिर वो वजन जाता है सस्पेंडर्स में, वो पतले सीधे केबल जो डेक से लटके होते हैं। अच्छा। हाँ, और सस्पेंडर उस वजन को ट्रांसफर करते हैं मेन केबल्स में, वो मोटे वाले जो दो बड़े टावरों के बीच झूल रहे होते हैं। और आखिरी में सारा लोड वो मेन केबल टावरों पर डालते हैं और टावर उसे जमीन में। समझ गए। मतलब एक पूरा रास्ता बना हुआ है लोड ट्रांसफर का। एग्जैक्टली। एक फ्लो है पूरा। अच्छा, तो ये केबल, ये तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हुए। टेक्स्ट इन्हें फ्लेक्सिबल टेंशन मेंबर्स कहता है, मतलब लचीले तनाव सदस्य। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, लचीले तनाव सदस्य। इसका मतलब है कि ये रस्सी जैसे हैं, आप इन्हें खींच सकते हैं, इनमें टेंशन डाल सकते हैं,
पर इन्हें दबा नहीं सकते, मतलब कंप्रेशन नहीं ले सकते, कोशिश करेंगे तो ढीले पड़ जाएंगे, है ना? ओके, और एक और जरूरी बात टेक्स्ट में है, इनमें बेंडिंग मोमेंट नहीं होता, बिल्कुल जीरो। बेंडिंग मोमेंट, ये क्या चीज है? ये मोड़ने वाला फोर्स? हाँ वही, जैसे आप किसी रूलर को दोनों सिरों से पकड़कर बीच से मोड़ने की कोशिश करें, वो बेंडिंग है। केबल इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि उनमें ये मोड़ने वाला स्ट्रेस या मोमेंट आ ही नहीं पाता। वो सिर्फ खिंचाव, मतलब टेंशन झेलने के लिए बने हैं। समझ गई। तो सारा खेल टेंशन का है? और टेक्स्ट ये भी कहता है कि टेंशन सब जगह एक जैसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। टेंशन सबसे ज्यादा होता है केबल के सबसे ऊंचे पॉइंट्स पर, यानी जहां वो टावर से जुड़ते हैं, और सबसे कम होता है सबसे निचले पॉइंट पर, मतलब स्पैन के बीच में कहीं। और इनका शेप, वो कैटेनरी और पैराबोला वाली बात? हाँ, अगर केबल सिर्फ अपने वजन से लटक रहा है बिना किसी और लोड के, तो वो कैटेनरी शेप लेता है, जैसे गले में चेन लटकती है। लेकिन सस्पेंशन ब्रिज में क्योंकि डेक का वजन उस पर बराबर बटा होता है, यूडीएल, तो वो ज्यादातर पैराबोला का शेप ले लेता है। अच्छा, तो ये थी केबल की कहानी, पूरी तरह टेंशन पर आधारित। पर जैसा आपने कहा, हर चीज टेंशन में नहीं हो सकती। कंप्रेशन यानी दबाव संभालने के लिए भी कुछ चाहिए। तो अब आते हैं मेहराबों यानी आर्च पर। टेक्स्ट कहता है ये कर्व्ड होते हैं, घुमावदार, और अक्सर छोटे छोटे टुकड़ों से बनते हैं, जैसे ईंट या पत्थर। सही कहा। और मेहराब जो हैं वो बिल्कुल उल्टा काम करते हैं केबल से। जहां केबल टेंशन में मास्टर हैं, वही मेहराब कंप्रेशन झेलने में उस्ताद हैं। कंप्रेशन मतलब? दबाव। हाँ, दबाव। पत्थर, कंक्रीट, ये सब चीजें दबाव में बहुत मजबूत होती हैं। और मेहराब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लंबे स्पैन वाली जगहों पर, जैसे पुल या हॉल की छतों में, बेंडिंग मोमेंट को काफी कम कर देते हैं। ज्यादातर लोड सीधे कंप्रेशन में बदल जाता है, जिसे ये आसानी से झेल लेते हैं। और फायदे, टेक्स्ट कहता है हाई लोड कैपेसिटी, ज्यादा स्पेसिंग। बिल्कुल, ज्यादा वजन उठा सकते हैं, सपोर्ट्स के बीच ज्यादा दूरी रख सकते हैं, और हाँ, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। ये एस्थेटिक वैल्यू भी है। टेक्स्ट में एक लीनियर आर्च का भी जिक्र है, फिनिक्युलर पॉलीगॉन जैसा, जिसपे सिर्फ कंप्रेशन लगता है, शियर और बेंडिंग मोमेंट जीरो। ये क्या है? हाँ, लीनियर आर्च या आइडियल आर्च, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सोचिए, अगर आप एक धागे से अलग अलग वजन लटकाएं तो धागा एक खास शेप लेगा, है ना? हाँ। अगर आप ठीक उसी शेप को उलट दें और उससे मेहराब बनाएं और उस पर वही लोड लगाएं, तो उस मेहराब में सिर्फ सीधा दबाव आएगा, कोई बेंडिंग या शेयर नहीं। यही लीनियर आर्च का फंडा है। और टेक्स्ट ये भी कहता है कि कैटेनरी शेप, जो लटकते केबल का उल्टा है वाला आर्च, सबसे कुशल होता है, एफिशिएंट, सबसे एफिशिएंट। इंटरेस्टिंग। अच्छा, और इनके टाइप्स भी हैं, 3 हिंज और 2 हिंज, ये क्या फर्क है? हाँ, हिंज मतलब कब्जे या जॉइंट समझ लीजिए। ये सपोर्ट पॉइंट्स पर होते हैं। 3 हिंज में 3 जॉइंट होते हैं, 2 किनारों पर, सपोर्ट पर, और एक टॉप पर, क्राउन में। 2 हिंज में सिर्फ 2 होते हैं, दोनों सपोर्ट्स पर। और तापमान का असर? तापमान बदलने से मटेरियल फैलता या सिकुड़ता है। 3 हिंज आर्च में वो क्राउन वाला हिंज मूवमेंट अलाउ करता है, तो टेम्परेचर चेंज से कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन 2 हिंज भी वो मूवमेंट रोका होता है, तो उसमें टेम्परेचर स्ट्रेस पैदा होता है। ओके। पर एक मजे की बात टेक्स्ट में है, अगर पूरे स्पैन पर एक जैसा लोड यूडीएल हो और आर्च पैराबोलिक हो, तो 2 हिंज और 3 हिंज दोनों में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, मतलब बाहर की तरफ लगने वाला धक्का, बराबर होता है। अच्छा। तो अगर हम समराइज करें, तो सस्पेंशन ब्रिज टेंशन का इस्तेमाल करके बहुत लंबे स्पैन बनाते हैं, हल्के होते हैं, और मेहराब कंप्रेशन में मजबूत होते हैं, भारी लोड उठाते हैं, बेंडिंग कम करते हैं, और स्ट्रक्चर को एक अलग लुक देते हैं। ये वाकई में कमाल है कि कैसे अलग अलग फोर्सेस को हैंडल करने के लिए कितने अलग अलग क्लेवर डिजाइन्स बनाए गए हैं। और अब एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, अगर टेक्स्ट कहता है कि कैटेनरी आर्च सबसे कुशल है, सबसे एफिशिएंट, तो फिर हम असल दुनिया में इतने अलग अलग शेप के आर्च क्यों देखते हैं? गोल, नुकीले, सेगमेंटल, बहुत सारे हैं। जरूर डिजाइन चुनते वक्त सिर्फ प्योर इंजीनियरिंग एफिशिएंसी के अलावा भी कुछ और चीजें देखी जाती होंगी। बिल्कुल, जैसे बनाने में आसानी, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, लागत कितनी आएगी, या शायद वो जगह कैसी है, देखने में कैसा लगेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, शायद यही बात है, इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की कुछ अहम विधियों पर, मतलब जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। हमारा मकसद है ये समझना कि जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट संरचनाएं होती हैं,
हाँ उनको कैसे एनालाइज किया जाता है। बिल्कुल। ये थोड़ी पेचीदा होती हैं, है ना? और इनको हल करने के लिए कुछ खास तरीके चाहिए होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जानकारी में दो मुख्य तरीकों का जिक्र है। एक तो है बल विधि, हाँ यानी फोर्स मेथड, और तीसरी है- दूसरी है विस्थापन विधि, डिस्प्लेसमेंट मेथड। बिल्कुल चलिए थोड़ा इनको खोलते हैं, समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि हमें इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी संरचना हो, उसके विश्लेषण के लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम, हाँ, अनुकूलता यानी कंपैटिबिलिटी, और बल विस्थापन संबंध, फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। हम्म, और ये जो इनडिटर्मिनेट संरचनाएं हैं ना, इनमें एक खास बात और है। अगर तापमान बदल जाए या सपोर्ट थोड़ा सा बैठ जाए अच्छा, या फिर बनाते समय कुछ मामूली त्रुटियां रह जाएं, तो इनके कारण भी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं अपने आप ही। अपने आप ही। ओके। तो अब ये जो दो मुख्य विधियां हैं, बल विधि और विस्थापन विधि, इनमें मतलब बुनियादी फर्क क्या है? सोर्स क्या बताते हैं इस बारे में? देखिए, मूल फर्क इस बात में है कि हम अज्ञात मतलब अननोन किसे मान के चल रहे हैं। ठीक है। बल विधि में जैसा नाम से ही लग रहा है, हम एक्स्ट्रा बलों को, जिन्हें रिडंडेंट फोर्सेस कहते हैं, उनको अज्ञात मानते हैं और फिर उनके मान निकालते हैं। दूसरी तरफ विस्थापन विधि में हम जोड़ों के मतलब जॉइंट्स के विस्थापन या घुमावों को अज्ञात मानते हैं। अच्छा, और फिर उनके लिए समीकरण बनाते हैं। तो फिर हम चुनते कैसे हैं कि कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है? सुनने में आया कि ये स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी की डिग्री पर निर्भर करता है, डीएस और डीके। हाँ बिल्कुल सही। ये इस बात पर निर्भर करता है कि डीएस यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, डीके यानी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी से कम है या ज्यादा। अच्छा, कैसे? अगर डीएस कम है डीके से, तो बल विधि लगाना ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि हमें कम समीकरण हल करने पड़ते हैं। ओके, और अगर डीके कम है, तो फिर विस्थापन विधि बेहतर है। बस यही लॉजिक है। समझ गए। और हाँ, बल विधि में हम अनुकूलता समीकरण, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं, जिनकी संख्या डीएस के बराबर होती है। जबकि विस्थापन विधि में संतुलन समीकरण, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इस्तेमाल होते हैं, जिनकी संख्या डीके के बराबर होती है। ठीक है। जानकारी में कई सारी तकनीकों का भी जिक्र है, जैसे बल विधि के लिए वर्चुअल वर्क, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन और कास्टिंग लियानो प्रमेय। हाँ, और विस्थापन विधि में स्लोप डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस मैट्रिक्स और वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जी, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हाँ, जिसे हार्डी क्रॉस विधि भी कहते हैं। ये काफी दिलचस्प लग रही है। मतलब सोर्सेज इसे एक इटरेटिव या रिलैक्सेशन प्रक्रिया बताते हैं। ये तो उस जमाने में काफी क्रांतिकारी रहा होगा। बिल्कुल। हार्डी क्रॉस की ये विधि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। सोचिए, बिना जटिल गणितीय समीकरण हल किए हाथ से ही मतलब मैनुअली इंजीनियर काफी सटीक परिणाम निकाल सकते थे। वाह। इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ों को बारी बारी से लॉक और अनलॉक करते हैं एक तरह से, और जो मोमेंट्स होते हैं उनको तब तक बांटते और संतुलित करते रहते हैं जब तक कि हर जोड़ पर संतुलन ना आ जाए। ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। अच्छा। इसके लिए कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं, जैसे स्टिफनेस, मतलब इकाई विस्थापन के लिए कितना बल चाहिए। फिर कैरी ओवर फैक्टर, यानी एक सिरे पर अगर मोमेंट लगाएं तो उसका असर दूसरे सिरे पर कितना जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी किसी जोड़ पर आया हुआ मोमेंट उससे जुड़े अलग अलग मेंबर्स में कैसे बटेगा। ये तीनों चीजें मिलकर तय करती हैं कि मोमेंट का वितरण कैसे होगा। ठीक है। अब सोर्स कुछ प्रमेयों का भी जिक्र करते हैं, जैसे मैक्सवेल का रेसिप्रोकल प्रमेय और बेटी का प्रमेय। इनका क्या महत्व है? हाँ, मैक्सवेल का प्रमेय ये इलास्टिक स्ट्रक्चर्स पर लागू होता है और ये बहुत ही एलिगेंट सिद्धांत है। अच्छा। ये कहता है कि अगर आप बिंदु ए पर कोई लोड लगाते हैं तो उससे बिंदु बी पर जो डिफ्लेक्शन होगा, हाँ, ठीक उतना ही डिफ्लेक्शन बिंदु ए पर होगा अगर आप उतना ही लोड बिंदु बी पर लगाएं। ओह, दिलचस्प है ना? और ये बेट्टी के प्रमेय का ही एक स्पेशल केस है। ये प्रमेय मतलब विश्लेषण को आसान बनाने और कई बार नतीजों को क्रॉस चेक करने में मदद करते हैं। और कास्टिग्लियानो प्रमेय वो खासतौर पर बल विधि में बहुत काम आता है। कैसे? क्योंकि वो हमें वो विस्थापन निकालने में मदद करता है जिनकी कंपैटिबिलिटी हमें सुनिश्चित करनी होती है। स्ट्रेन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अच्छा, तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी विधियां और प्रमेय इंजीनियरों को उन जटिल संरचनाओं को समझने और डिजाइन करने की क्षमता देते हैं जो शायद सामान्य डिटर्मिनेंट तरीकों से संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कहा। और कौन सी विधि चुननी है और उसके अंदर कौन सी तकनीक,
ये आखिरकार संरचना की प्रकृति और विश्लेषण की क्या जरूरतें हैं उसी पर निर्भर करता है। हाँ, और एक और अहम बात जो सोर्स में सामने आती है वो ये कि ये जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्लोप डिफ्लेक्शन जैसी विधियां हैं ना, हाँ। इनमें विश्लेषण को सरल बनाने के लिए आमतौर पर शेयर डिफॉर्मेशन और एक्सियल डिफॉर्मेशन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विधियां एक हद तक अनुमानित परिणाम देती हैं, पूरी तरह सटीक नहीं। हाँ, कुछ हद तक। व्यवहारिक रूप से कई मामलों में ये सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन ठीक काम करता है, खासकर बीम और फ्रेम में जहां बेंडिंग ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि इन सरलीकरणों का वास्तविक संरचनाओं पर कितना असर पड़ता होगा और कैसे आजकल के जो कंप्यूटेशनल उपकरण हैं, जैसे फाइनाइट एलिमेंट मेथड वाले सॉफ्टवेयर जो स्टिफनेस मैट्रिक्स पर आधारित है, हाँ बिल्कुल, वो इन सीमाओं से निपटते हुए शायद ज्यादा सटीक विश्लेषण कर पाते हैं। निश्चित रूप से आधुनिक कंप्यूटेशनल मेथड्स इन प्रभावों को शामिल कर सकते हैं। शायद यही संतुलन आज भी महत्वपूर्ण है, एक तरफ कंप्यूटर से मिलने वाली सटीकता और दूसरी तरफ इन क्लासिक तरीकों से मिलने वाली एक सहज इंट्यूटिव समझ कि स्ट्रक्चर कैसे व्यवहार करता है। हाँ। ये एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।